कुछ देर बाद मुझे अपने इलाज का ख्याल आया और मैंने रूहानी परवाज़ की। इस बार मैं पहले ही कोशिश में कामयाब रहा और मैंने उसी आधे भरे जिस्म पर तवज्जो गाड़ दी। कुछ देर मुसलसल उन काले जरासीमों को जिलाने के बाद वो ज़ख़म उन काले जरासीमों से पाक हो चुका था। अब मेरे जिस्मानी खुलिये तेज़ी से तामीर का काम कर रहे थे और बाकी का आधा ज़ख़म भी तेज़ी से भर रहा था। इतने में मैंने एक और ज़ख़म को टारगेट बना लिया। कुछ देर के बाद वो ज़ख़म भी उन काले जरासीमों से पाक हो चुका था। इसी तरह मैंने अपनी दाईं टांग पर मौजूद सारे के सारे ज़ख्मों को उन जरासीमों से पाक करवा लिया। फिर थकावट के एहसास की वजह से मैंने सांस लेने का इरादा किया और अपनी परवाज़ ख़त्म कर दी। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरे सामने चापड़ी और सैडा बैठे बगौर मेरी टांग को देख रहे थे। मुझे आंखें खोलते देखकर वो एकदम चौंक पड़े। मैंने महसूस किया कि मेरी तकलीफ़ में किसी हद तक कमी वाक़ई हुई थी। अभी मैं जिस्मानी तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए बात करने का हौसला पैदा कर ही रहा था कि चापड़ी ने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका और एकदम तकलीफ़ बहुत कम हो गई। शायद उसने वही अमल किया था जिससे कुछ देर के लिए इस तकलीफ़ से निजात मिल सकती थी। ये तुमने कैसे किया? चापड़ी ने हैरतनाक लहजे में पूछा। उसकी आंखें हैरत से फटने के करीब थीं। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा। बस ये मेरे खुदा का एहसान है, मैंने आजिज़ी से जवाब दिया और वो मुझे घूरने लगी। तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो और अब मुझे यकीन हो चला है कि ज़बान बादशाह के आखिरी दिन करीब हैं, चापड़ी ने पुरजोश लहजे में कहा। मैं कमोबेश एक हफ्ते तक अपना इलाज इसी तरह करता रहा। शुरू के दिनों में जब तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, मुझे इर्तिकाज़े तवज्जो के लिए रोज़ा रसूल या फिर किबला शरीफ का तसव्वुर कायम करना पड़ता था। मगर जैसे जैसे मुझे इस मर्ज़ से निजात मिल रही थी, मेरे इर्तिकाज़े तवज्जो की क़ुव्वत में भी इजाफ़ा हो रहा था और चंद दिनों में ही फौरी तौर पर इस पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ करने में कामयाब हो गया। अलगर्ज एक हफ़्ता में मुकम्मल सेहतियाब हो चुका था और मेरी रूहानी परवाज़ की सलाहियत भी लौट आई थी। चापड़ी हमारे पास ज़्यादा नहीं आती थी क्योंकि उसे शक था कि ज्वाला पिरोहत कहीं उस पर शक न करने लगे। उसने झोंपड़ी पर कोई अमल किया था जिससे ये ज्वाला पिरोहत और उसके दूसरे शैतानों की नज़रों से ओझल थी। बकौल उसके, जब भी कोई इस तरफ रुख करेगा तो उसे यूं ही नजर आएगा कि जैसे ये झोंपड़ी हफ्तों से खाली पड़ी हुई है। वैसे भी ज्वाला पिरोहत ये सोच भी नहीं सकता था कि उससे छुपने के लिए सैडा और मैं इसी झोंपड़ी में पनाह लेंगे। मुझे मालूम था कि ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगा, इसलिए मैंने अपनी मुकम्मल तवज्जो अपने इलाज पर ही रखी थी। और अब जबकि मुझे अल्लाह ताला ने सेहत अता की थी, तो अब मैं और बातों की तरफ सोचने लगा था। मुझे अपनी ताकतों को अपने अंदर ही तलाश करना है। इसका मतलब था कि मुझे किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं थी। कोई मुझे वो कुछ ही सिखा सकता था जो वो जानता था, मगर वो क़ुव्वतें जो मुझे खुदा ने ख़ुसूसी तौर पर अता की थीं, वो सिर्फ़ मुझे ही तलाश करनी थी, और वो भी अपने आप में। इसी असना में मैंने सानी को वापस भिजवा दिया था क्योंकि ये मुनासिब नहीं था कि वो यहाँ रहती। मेरे अंदर एक और नुमाया तब्दीली ये आई कि मैंने फिर से नमाज की पाबंदी शुरू कर दी। अब मेरा ज़्यादातर वक्त सोचने में और रूहानी परवाज़ से कायनात के मुशाहिदे में गुजर रहा था। मैंने महसूस किया था कि जिस तरह मैंने अपने इलाज के लिए अपने ज़ख्मों पर तवज्जो मरकूज़ की थी, अगर उसी तरह मैं कायनात में मौजूद किसी भी चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करता था तो मेरी आंखें बहुत कुछ दिखा देती थीं, जिनमें से अक्सर की मुझे समझ नहीं आती थी। जैसे एक दिन मैंने खला में अपनी ज़मीन पर बहुत गौर से देखा तो बहुत सी रोशनियाँ आसमान से निकलकर ज़मीन पर जाती हुई महसूस हुईं। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे वो रोशनियाँ ही वजूद ज़िंदगी का बायस हैं, क्योंकि इंसान और दूसरे जानदार उन रोशनियों को अपने अंदर जज़ब कर रहे थे। मैंने ये भी महसूस किया कि इंसान के गिर्द भी रोशनी के मुख्तलिफ हाले बने हुए होते हैं। अक्सर इंसानों के गिर्द नारंगी रंग की रोशनियों का हाला था, मगर कुछ के गिर्द नीली और गुलाबी रोशनियों के हाले भी देखे। मज़ीद गौर करने पर मुझ पर इंकशाफ हुआ कि वो इंसान जिसके पास रूहानी ताकतें होती हैं, उनके गिर्द अमूमन नीली रोशनी का हाला ही नज़र आता है, जैसे खुद मेरे जिस्म के गिर्द चापड़ी और सैडा के जिस्मों पर भी यही हाले नुमाया थे। मैं इन्हीं मुशाहिदों में मसरूफ़ था कि एक दिन चापड़ी परेशानी के आलम में मेरे पास आई। सुलेमान, अब तुम्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हुल्लू का इंतखाब शुरू होने वाला है। मुझे डर है कि इस बार हुल्लू कहीं इस तरफ ना निकल आए। चापड़ी ने सख्त परेशानी के आलम में कहा, ये तुम क्या कह रही हो? ये हुल्लू कौन है और ये किस चीज़ का इंतखाब शुरू होने वाला है? मैंने कुछ ना समझते हुए उससे पूछा, तुम हुल्लू को नहीं जानते? चापड़ी ने अजीब से लहजे में मुझसे पूछा। हुल्लू एक जिन है जो तालिश सरकार का रिश्तेदार है। तालिश सरकार ने उसे ज़बान बादशाह के यहाँ नए जादुई अलूम की तहकीक के शोबा का इंचार्ज मुकर्रर किया हुआ है और वो हर 2 साल के बाद सारी दुनिया का चक्कर लगाकर अपने पसंद की जगहों का इंतखाब करता है।
और फिर सरकारी फौज उन जगहों पर काबिज हो जाती है। अगर वहाँ कोई आबादी हो तो उन्हें या तो मार दिया जाता है या फिर भगा दिया जाता है। अमूमन हुल्लू जिन को वीराने ही पसंद आती हैं, जैसे ये छोटा सा जजीरा और ये झोंपड़ी। अच्छा तो ये बात है, मगर वो अगर यहाँ आ भी गया तो उसे तो ये झोंपड़ी खाली ही नजर आएगी? मैंने उलझे हुए लहजे में पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके साथ जादूगर इंसानों की एक मुकम्मल जमात होती है जो हर उस जगह की छानबीन करती है जिस पर हुल्लू जिन एक निगाह भी डाल ले, और उन जादूगर इंसानों से ये नज़रबंदी छुप नहीं सकती, क्योंकि वो सबसे पहले इसी नज़रबंदी का ही तोड़ करते हैं। चापड़ी ने उसी तरह परेशान लहजे में कहा, ठीक है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी मुझे अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ सोचते हुए कहा, और फिर एक ख्याल से चौंक पड़ा। तुमने बताया कि ये हुल्लू जिन किसी जगह को पसंद करता है, वहाँ से आबादी को या तो भगा दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि उसने आम इंसानों की बस्ती को पसंद किया हो? मैंने सवाल किया। हाँ, हर बार कम से कम एक इंसानों की बस्ती ज़रूर उसकी निगाह इंतखाब के ज़ेर असर आती है। चापड़ी ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। उसे शायद मेरा यहाँ से जाने का फैसला अच्छा लगा था। फिर वहाँ से इंसानों को वो कैसे भगाता है? मुझे तो याद नहीं कि मैंने कभी सुना हो कि किसी शहर या गांव पर जिन्नात या जादूगरों ने कब्जा कर लिया हो। मैंने चौंक कर पूछा। ऐसे में वो जादूगर इंसानों की जमात वहाँ पर कुदरती आफात पैदा कर देती है, जैसे तूफान, जलजला या फिर कोई जानलेवा वबा। इस तरह वहाँ मौजूद इंसानों को या तो ख़त्म कर दिया जाता है या फिर नकल मकानी पर मजबूर कर दिया जाता है। चापड़ी ने तफसील बताते हुए कहा। मगर ये तो जुल्म है, मैंने बेचैनी से कहा। हाँ, ये जुल्म है, मगर तुम अभी ज़बाम शहंशाह को जानते ही नहीं हो। ये तो उसके लिए बहुत ही मामूली बात है, चापड़ी ने अफसरदा लहजे में जवाब दिया। मैं उसके बारे में मज़ीद जानना चाहता हूँ। मैंने कदरे बेचैनी से मज़ीद मालूमात के लिए असरार किया। तुम अगर उसके जुल्म का तमाशा देखना चाहते हो तो इस बार उसकी सालगिरह की तकरीब का हाल ज़रूर जानने की कोशिश करना। वो 100 बेगुनाह इंसानों को अपने हाथ से कत्ल करके उनके खून से गुसल करता है। उसके बकौल ये अमल उसके इक़्तिदार का 1 साल मज़ीद बढ़ा देता है, और तालिश सरकार उन इंसानों का इंतखाब अपने एक ख़ास अमल से करता है जिसमें उन अफराद की निशानदेही की जाती है जिनकी कुर्बानी ज़बाम शहंशाह के इक़्तिदार को तक़वियत देने के काम आ सकती है। चापड़ी जादूगरनी ने तफसील बताते हुए कहा। यह तो बहुत जुल्म की बात है, मगर कोई उसे रोकता नहीं है। मेरा ख्याल है कि उसकी हुकूमत में अच्छे और बुरे सभी लोग होंगे। क्या अच्छे लोग उसको अच्छे मशवरे नहीं देते? और वो लोग जिनके साथ जुल्म होता है वो उसके खिलाफ उठ खड़े क्यों नहीं होते? मैंने कुछ सोच कर कहा। तुमको तो रियासत सोलोमन के बारे में बहुत ही कम मालूमात हैं, चापड़ी ने इस बार कदरे हैरत से कहा। ज़बाम बादशाह ने अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए कुछ असूल बनाए हुए हैं। उनमें सबसे पहला ये है कि कोई भी जिन्नो इंस बादशाह वक्त के खिलाफ बात नहीं कर सकता। हुकूमती जासूस हर तरफ बिखरे पड़े हैं। अगर कोई भी बादशाह या हुकूमत वक्त के खिलाफ बात करता है तो चंद दिनों बाद ही उसके मरने की खबर आ रही होती है। इस तरह तमाम बड़ी ताकतों के हामिल जिन्नो इंस खुसूसी तौर पर उन जासूसों की निगरानी में रहते हैं। क्योंकि ये हुकूमत बाज़ौर ताकत कायम हुई है, इसलिए इसके इख्तिताम के लिए भी ताकतवर जिन्नो इंस की ज़रूरत होती है। इसलिए ज़बाम शहंशाह ने तालिश सरकार की मदद से एक ऐसा जासूसी का निज़ाम तरतीब दिया है जो ऐसे तमाम इंसानों और जिन्नों की निगरानी करता है जो किसी भी तरह इतनी ताकत हासिल कर लेते हैं कि हुकूमत के लिए ख़तरे का बायस बन सकें। क्या कोई तुम्हारी निगरानी नहीं करता? मैंने एक ख्याल के तहत पूछ लिया। चापड़ी जादूगरनी मुस्कुराई, फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, मैं इस निज़ाम में जनूबी सोलोमन की इंचार्ज हूँ। क्या? मैं उछल पड़ा। बस अब बहुत बातें हो गईं, तो मुझे बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं तुम्हारे वहाँ पहुँचने का इंतज़ाम कर देती हूँ। चापड़ी ने जल्दी से मौजू तब्दील कर दिया। मैं जो अभी तक चापड़ी की हकीकत पर हैरान हो रहा था उसके नए सवाल पर चौंक पड़ा। मुझे कहाँ जाना चाहिए? यकीनन अब यहाँ रहना बल्कि अफ्रीका में भी रहना बेकार था। फिर अचानक मुझे याद आया कि एक तावीज़ जो मेरे बाजू पर बंधा होता था वो अब मेरे पास नहीं है। शायद ज्वाला पिरोहत ने उसे उतार लिया था। उसके बगैर तालिश जिन आसानी से मुझे तलाश कर सकता था। मुझे कहाँ जाना था ये मेरे लिए इतना अहम सवाल नहीं था जितना अहम सवाल ये कि मुझे वो तावीज़ कहाँ से मिलेगा। चापड़ी, तुम मेरे जाने की फ़िक्र ना करो, मैं खुद चला जाऊँगा। बस अगर हो सके तो मेरा एक काम कर दो। एक तावीज़ था मेरे बाजू पर, मुझे शक है कि ज्वाला पिरोहत ने वो उतार लिया है। मुझे उसकी अशद ज़रूरत है। अगर हो सके तो वो किसी तरह हासिल करके मुझे दिला दो। मैंने कुछ सोचकर चापड़ी को उसके बारे में बताना ही मुनासिब समझा। अगर वो मुझे ज्वाला पिरोहत की कैद से निकाल सकती थी तो यकीनन उस तावीज़ को भी निकाल सकती थी। वो तावीज़ ज्वाला पिरोहत ने नहीं, मैंने उतारा था, क्योंकि उसकी मौजूदगी में
मेरा नज़रबंदी का अमल काम नहीं कर रहा था। चापड़ी के जवाब ने मुझे एक बार फिर चौंकने पर मजबूर कर दिया। ये तो अच्छा हुआ, वो तावीज़ कहाँ है? मैंने खुश होते हुए पूछा। सैडा के पास, मैं उसके हाथ भेजती हूँ, तुम शाम से पहले ही निकल जाना। मेरी मालूमात के मुताबिक हुल्लू जिन ने आज रात को निकलना है और उसने इब्तदा जनूबी सोलोमन यानी अफ्रीका से ही करनी है, चापड़ी ने उठते हुए कहा और फिर वो बाहर को चल पड़ी। मैंने पहली बार गौर किया कि उसकी चाल में बुढ़ापे का कोई उनसर तक नहीं था। वो नौजवान औरतों की तरह चुस्त चौकन्ना थी, मगर उसका चेहरा उस पर बीते हुए सालों का हाल सुनाता था। अचानक मुझे वो औरत याद आ गई जिसने आखिरी मर्तबा मुझे उस काले कमरे में छोड़ा था। उसकी चाल और चापड़ी की चाल में बहुत मुमासलत थी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने अचानक किसी ख्याल से चौंकते हुए मुड़कर कहा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। उसके लहजे में खुशी थी। जवाला पे रोहत, अब तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। वो क्यों? मैंने चौंक कर पूछा। क्योंकि तालिश सरकार ने उसकी जगह मुझे जासूसी के महकमे का इंचार्ज बनाया है। उसे न सिर्फ अपने ओहदे से हटा दिया गया है, बल्कि तालिश सरकार की हुक्मदुल्ली के जुर्म में जेल भी भेज दिया है। चापड़ी की बात सुनकर मैंने सुकून का सांस लिया। चलो, एक दुश्मन तो कम हुआ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मगर बहुत से नए दुश्मन तुम्हारी राह देख रहे होंगे, इसलिए एहतियात का दामन कभी मत छोड़ना। चापड़ी ने एक बार फिर नसीहत की और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही सैडा अंदर दाखिल हुआ। सुलेमान, क्या प्रोग्राम है? सैडा ने पूछा और अपना एक हाथ आगे बढ़ाया जिसमें मेरा तावीज़ था। मैंने जल्दी से वो तावीज़ अपने बाजू पर बांध लिया। मुझे अब अफ्रीका छोड़ना होगा दोस्त, मैंने उसको अपने प्रोग्राम से आगाह किया। तुम्हें या हमें? सैडा ने चौंक कर पूछा और मैं भी चौंक पड़ा। देखो सैडा, मेरी ज़िंदगी मुश्किलात से पुर है। तुम पहले ही बहुत मुश्किलात का शिकार हो चुके हो। मैं मज़ीद तुम्हें मुश्किलात का शिकार नहीं करना चाहता, मैंने नरमी से उसे समझाया। पता नहीं तुम ऐसी बातें क्यों करते हो। मैं अब जवाला जी की नज़रों में तुम्हारा साथी हूँ। तुमसे जुदा होकर भी मुझे उनकी पनाह नहीं मिल सकती। वैसे भी वो खुद भी तालिश सरकार के गज़ब का शिकार हो चुके हैं। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है और वो है जोशू की मौत। और इतनी सी बात मैं भी समझता हूँ कि वो तुम्हारी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं अब साए की तरह तुम्हारे साथ रहूँगा और जब कभी भी मुमकिन हुआ उस जोशू से बदला लूँगा। मैं तुम्हें अभी ऐसा करने को नहीं कहता, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे सामने भी एक अजीम मकसद है और तुम्हारा हर कदम उसी तरफ उठ रहा है। मगर मुमकिन हो तो मुझे अपने से जुदा मत करो, सैडा ने तकरीबन इल्तिजा करते हुए कहा। मैं उसकी ये बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसको अपने साथ रखने का मतलब ये था कि मैं उसकी भी जिम्मेदारी उठाऊं, और अभी मैं खुद अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं था। अगर तुम मुझे साथ ना ले गए तो हो सकता है कि किसी दिन जोशू या उसका कोई चेला मुझे तलाश करके मार डाले। इसलिए बेहतर यही है कि हम साथ रहें। अब अगर तुम मुझे छोड़ना भी चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। सैडा ने बड़े संजीदा लहजे में अपना फैसला सुनाया। मैंने उसकी तरफ देखा। बहरहाल जो भी था वो एक अच्छा दोस्त था और उसने ज़मीनी सफ़र में मेरा भरपूर साथ दिया था। ये सोचकर मैं एक फ़ैसले पर पहुंच गया। अच्छा चलो ठीक है, हम वापस पाकिस्तान चलेंगे। मुझे बाबा से मिले हुए काफ़ी देर गुजर चुकी है और वैसे भी एक वही घर मेरा अपना है। मैंने कुछ देर सोचने के बाद उसे अपना प्लान बताया। ठीक है, मैं अभी तोड़छा परिंदे को बुलाता हूँ। अब हमारी झोंपड़ी पर नज़रबंदी का अमल नहीं है, इसलिए हमें फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, सैडा ने तेज़ लहजे में कहा और फिर झोंपड़ी से बाहर चल पड़ा। मैं भी उसके पीछे ही बाहर निकल आया। काफ़ी दिनों बाद खुले आसमान को देखकर अजीब सा लगा, जैसे मैं किसी कैद से रिहा हो गया हूँ। सैडा ने कुछ पढ़कर एक तरफ को फूंका और तेज़ फिड़फिड़ाहट के साथ ही तोड़छा परिंदा हाजिर हो गया। हम दोनों उस पर सवार हुए और उसने उस परिंदे के सर पर हाथ रखकर कुछ कहा। तोड़छा परिंदा एक छलांग लगाकर हवा में बुलंद हुआ और फिर एक तरफ को महवे परवाज हो गया। उस परिंदे की परवाज़ का तजुर्बा मैं पहले भी कई बार कर चुका था, इसलिए अब की बार उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। ये अजीबोगरीब जानवर बहुत तेज़ उड़ता था। आबादी के इलाके नज़र आने लगे तो सैडा ने एक मंत्र पढ़कर हम दोनों और तोड़छा परिंदे को इंसानी नज़रों से ओझल कर दिया। फिर कुछ ही देर के बाद मुझे कराची की देखी भाली फ़िज़ाओं ने मंसूर कर दिया। कुछ देर इस अजीब से एहसास से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद मैंने सैडा को अपने घर का रास्ता बताया। उस वक्त दिन था और यकीनन बाबा इस वक्त दुकान पर होंगे और घर को यकीनन उन्होंने ताला लगा दिया होगा, मगर मुझे अपने घर में जाने के लिए किसी चाबी की ज़रूरत न थी। चंद ही लम्हों में हम घर के आंगन में उतर रहे थे। वहाँ उतरते ही सैडा ने तोड़छा को जाने का इशारा किया और हम अंदर की तरफ चल दिए। मैंने उसे ड्राइंग रूम में बैठने का कहा और ख़ुद अपने कमरे की राह ली। उस कमरे में दाखिल होते ही जो सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में आया वो अम्मा का था।
मेरी माँ इसी कमरे में मेरी आंखों के सामने जल मरी थी। मेरी आंखें अश्कबार हो गईं। कुछ देर तक मैं इसी जज्बाती तलातुम में असीर रहा और फिर ये सोचकर वॉशरूम की तरफ चल दिया कि अम्मा की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाना चाहिए। वॉश बेसिन में जैसे ही मेरी नज़र आईने पर पड़ी तो मैं चौंक पड़ा। मेरा हाल अजब हुआ था। दाढ़ी बेतहाशा बड़ी हुई थी। यही हाल मेरे सर के बालों का था। अगर मैं इसी हालत में बाबा के सामने चला जाता तो शायद वो मुझे पहचान ही ना पाते। मैंने नहाने से पहले शेव बनाई और अंदाजे से अपने बाल भी किसी हद तक तराश लिए। फिर नहा धोकर बाहर निकल आया। सैडा मुझे देखकर चौंक पड़ा। पहले वो मुझे पहचान न सका, मगर फिर जब पहचान गया तो हंस दिया। सैडा, हम मुहज़्ज़ब इंसानों की बस्ती में हैं, हमें ये रूप ही बनाना होगा, तुम भी अपने आप को संवार लो। मैंने भी हंसते हुए उसे समझाया और फिर उसकी शेव खुद ही बना डाली। उसने थोड़ा बहुत एहतजाज ज़रूर किया, मगर मेरी मर्ज़ी के आगे उसे हथियार डालने ही पड़े। चंद घंटों में ही हम लोग मुहज़्ज़ब इंसानों का रूप धार चुके थे। फिर मैंने कब्रिस्तान जाने का कसद किया। सैडा को अकेला छोड़ना भी मुनासिब ना था, इसलिए उसे भी साथ ले लिया। चूँकि ये मेरा मोहल्ला था इसलिए बहुत से लोगों ने मुझे पहचान लिया और रोक कर हाल अहवाल पूछते रहे। मैं उनको यही बताता रहा कि मैं अपने एक रिश्तेदार के पास अफ्रीका गया था और सैडा को भी अपने रिश्तेदार ही के तौर पर मुतारिफ़ करवाता रहा। बिलाखिर हम कब्रिस्तान पहुंच गए। मैंने अश्कबार आंखों से अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ी और फिर कुछ देर वहाँ गुजार कर वापस हो लिया। वापसी में मैंने अपना रुख बाबा की दुकान की तरफ कर दिया। दुकान पर दूर ही से बाबा काम में मशगूल नज़र आ रहे थे। वो कुछ कमज़ोर हो गए थे, मगर काम में उनकी मशगूलियत कमाल की थी। आगे बढ़ बढ़ कर वो लोगों को उनकी मांगी हुई चीज़ दे रहे थे और फिर इंतहाई खुश इखलाकी से पैसे ले रहे थे। मैं और सैडा एक तरफ खड़े हो गए। उन्होंने शायद हमें नहीं देखा था, इसलिए वो बदस्तूर अपने काम में मगन थे। मैंने भी उनके फारिग होने का इंतज़ार किया। वैसे भी उनको देखे काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं बस महवियत से उन्हें ही देखे जा रहा था। फिर अभी एक दो गाहक बाकी ही थे कि बाबा की नज़र हम पर पड़ गई। एक बार तो वो चौंके, मगर फिर मुस्कुराकर दोबारा अपने काम में मगन हो गए। शायद वो यही समझे थे कि उनकी नज़रों को धोखा हुआ है। मगर चंद लम्हों के बाद फिर दिल के हाथों मजबूर होकर मेरी तरफ देखा और इस बार मेरी आंखों में पानी देखकर उन्हें यकीन हो गया कि ये मैं ही हूँ। एकदम से उनके होंठ कपकपाए। फिर वो एकदम से भागम भाग दुकान से निकले। मैं भी बेख्तियार उनकी तरफ बढ़ा और फिर हम दोनों बगलगीर हो गए। हम दोनों की आंखें अश्कबार थीं और वो बार बार मुझे हाथों से छू रहे थे, प्यार कर रहे थे। शायद वो अपने आप को यकीन दिला रहे थे कि ये मैं ही हूँ। हमारे इर्द गिर्द भी काफ़ी लोग जमा हो गए थे। कुछ देर यूं ही जज्बात में डूबे रहने के बाद हम लोग दुकान में चले गए। मैंने सैडा का तारुफ बाबा से एक दोस्त की हैसियत से ही कराया। सैडा हमारी ज़ुबान ना समझने के बायस बस अंदाजे से ही समझ रहा था कि हम बाप बेटा काफ़ी देर के बाद मिले हैं। फिर बाबा ने दुकान जल्दी बंद कर दी और हम घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर बाबा के असरार पर मैंने अपने ऊपर बीते वाक़यात मुख्तसर बताए। मेरी परेशानी का सुनकर वो बहुत परेशान हुए, ताहम उन्होंने मेरी सेहतयाबी पर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। बेटा, तुम खुशकिस्मत हो कि खुदा ने तुम्हें इस नेक काम के लिए मुंतखब फरमाया है। बस मेरी दुआ है कि तुम साबित कदम रहो और यूं ही हर मुश्किल का मर्दानावार मुकाबला करो। बाबा ने आप दीदा होते हुए दुआ दी। बाबा, ये सब तो ठीक है, मगर मुझे आज बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि मुझे आपकी खिदमत करनी चाहिए थी। यूं आपको अकेला छोड़कर मैंने अच्छा नहीं किया। देखें, आप कितना कमज़ोर हो गए हैं। यकीनन बाहर के खाने खा खा कर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती होगी। मैंने फ़िक्रमंद होते हुए कहा। मेरी फ़िक्र छोड़ो बेटा, मैं अपने हाल पर खुश हूँ। ज़िंदगी के बाकी जो दिन हैं वो तो पूरे करने ही हैं। बाबा ने अफसुर्दगी से कहा। बस बाबा, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया और हम फिर जज्बात की रोह में बह निकले। जब खूब दिल भर गया तो फिर वो अलग होकर बोले, ठहरो, मैं तुम लोगों के खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। वो जल्दी से उठ खड़े हुए, मगर मैंने उनका बाजू पकड़ लिया। बाबा, मैं लेकर आता हूँ, आप आराम करें। मैंने अदब से उनको बिठाया। फिर इससे पहले कि मैं बाहर जाता, एकदम से मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मेरी गैर मरई कुव्वतों के सामने ये सब बेमायनी चीज़ें थीं, मगर मेरे बाबा हलाल रोज़ी पर यकीन रखते थे, इसलिए मैंने उन्हीं से पैसे मांगे और फिर करीबी होटल से खाना ले आया। बहुत अरसे बाद बाबा के साथ बैठकर खाना खाया और खूब खाया। फिर हम बाप बेटा बातों में मगन हो गए। सैडा इस दौरान खूब बोर हो रहा था, मगर फिर वो ड्राइंग रूम में जाकर अपने किसी अमल में मसरूफ़ हो गया। बातें करते करते पता नहीं कब हमारी आंख लग गई। अगली सुबह हमारे नाश्ते का इंतज़ाम सैडा ने किया था और वो भी अफ्रीकी फलों के साथ
बाबा ने बहुत लुत्फ लेकर वो नाश्ता किया और फिर बावजूद मेरे बेहद असरार के वो दुकान पर चल दिए। मैं तुम्हारी ये ज़ुबान सीखना चाहता हूँ। बाबा के जाने के फ़ौरन बाद ही सैडा बोल पड़ा। तुम लोग जो बातें करते हो तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता हूँ, और वैसे भी यहाँ रहना है तो ये ज़ुबान सीखनी ही होगी। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसे कुछ आम मामूल के अल्फाज सिखाने लगा। इतने में सैडा ने मुझसे मज़हब इस्लाम के बारे में जानने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुझे अंदाज़ा था कि वो मेरी सेहतयाबी के बाद से इस्लाम से बहुत मरूब हो गया था, लिहाजा अब की बार मैंने बड़ी तफसील से उसे इस्लामी तसव्वुरात और अकायद के बारे में बताया। क्या मैं तुम जैसा बन सकता हूँ? मेरा मतलब है इस्लाम को अपना मज़हब बना सकता हूँ? सैडा ने इश्तियाक और उम्मीद के मिले जुले अंदाज में सवाल किया। क्यों नहीं, सुबहान अल्लाह, मैंने खुशी से झूमते हुए कहा, और फिर उसे वज़ू करवाकर कलमा पढ़ाया। इसी दौरान ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया था। मैंने उसे नमाज का तरीक़ाकार समझाया और फिर हमने एक करीबी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी। उसे नमाज पढ़नी नहीं आती थी, इसलिए उसने मेरी नकल में नमाज पढ़ी। जैसे मैं कर रहा था वैसे ही वो भी कर रहा था। वापस घर आकर मैंने उसे नमाज याद करने में उसकी मदद की। वो बड़ी मेहनत से नमाज याद कर रहा था और ये उसकी लगन ही थी कि चंद घंटों में ही वो नमाज मुकम्मल तौर पर याद कर चुका था। इतने में नमाज असर का वक्त हो गया और मुझे शिद्दत से शाहजी की याद आने लगी। फिर मैंने वज़ू की और करीबी मस्जिद में नमाज पढ़कर सैडा के साथ ही शाहजी के मदरसे की तरफ चल पड़ा। शाहजी मुझे इतने अरसे बाद देखकर बहुत खुश हुए और बड़े खलूस से मिले। शाहजी, ये मेरा दोस्त है सैडा, और खुशी की बात यह है कि इसने आज ही इस्लाम कबूल किया है। मैंने सैडा का तारुफ करवाया। माशाअल्लाह, आपको ईमान मुबारक हो। शाहजी ने उसे मुबारकबाद दी और मैंने मुतरज्जम का फ़र्ज़ अदा करते हुए सैडा को शाहजी की मुबारकबाद पहुँचाई। मगर यह सैडा क्या नाम हुआ? शाहजी ने चौंकते हुए पूछा। शाहजी, ये अफ्रीकी है और वहाँ इसी तरह के नाम ही होते हैं, मैंने वजाहत करते हुए कहा। अच्छा, मगर अब चूंकि ये इस्लाम ले आया है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल होता था कि वो हर नौ मुस्लिम को एक नया नाम दिया करते थे, तो क्यों ना हम तुम्हारे दोस्त को भी एक नया नाम दे दें? शाहजी ने तजवीज़ दी। मैंने ये तजवीज़ सैडा के सामने रखी। उसने कोई एतराज़ ना किया। शाहजी, आप ही कोई अच्छा सा नाम तजवीज़ कर दें। मैंने सैडा से मशवरा करने के बाद उनसे दरख्वास्त की। मेरी मानो तो इसका नाम बिलाल रखो। शाहजी ने जल्दी से तजवीज़ दी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक जलीलुल कदर सहाबी थे और वो भी एक हबशी थे। मैंने ये नाम सैडा को बताया और उसने कोई एतराज़ नहीं किया, लिहाजा इस नाम को फ़ाइनल कर दिया गया। फिर शाहजी ने बिलाल को इस्लाम की अफादियत और उसके ज़रूरी अहकामात के सिलसिले में तफसीलात से आगाह किया। मैंने मुतरज्जम के फ़राइज़ बाखूबी अदा किए। इन्हीं बातों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया और फिर हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगे। नमाज के बाद मैंने इजाज़त तलब की और फिर हम घर वापस आ गए। घर में बाबा हमसे पहले मौजूद थे और उन्होंने खाने का अच्छा खासा इंतज़ाम किया हुआ था। मैंने उन्हें सैडा के बिलाल बनने की खुशखबरी सुनाई। वो भी बहुत खुश हुए और फिर हम खाना खाने लगे। कुछ दिन इसी तरह खामोशी से गुजर गए, मगर जल्द ही लोगों को छोटी सरकार की वापसी की खबर पहुंच गई। लिहाजा लोग फिर से अपने मसले मसाइल लेकर मेरे घर आने लगे, मगर मेरी अब उनमें दिलचस्पी नहीं थी। ताहम बिलाल कभी कभी जोश में आकर किसी न किसी की मदद कर दिया करता था और कभी कभी मुझे भी ज़बरदस्ती किसी न किसी मामले में घसीट लेता था। मैंने बाकायदगी से नमाज़ पढ़ने के साथ साथ बाबा के साथ उनकी दुकान में भी हाथ बटाना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ मैंने सुबह शाम 2-2 घंटे मुसलसल रूहानी परवाज़ के ज़रिए कायनात के राज समझने पर भी लगाने लगा। मगर हकीकत ये थी कि मैं जितना ज़्यादा उन राजों को समझने की कोशिश करता उतना ही उलझते जाता, मगर मैं भी अपनी धुन में लगा हुआ था। एक दिन बाबा दुकान पर मुझे बिठाकर जल्दी घर आ गए। उस दिन मैं बहुत देर तक दुकान पर काम करता रहा और तकरीबन रात 11 बजे दुकान बंद करके घर जा रहा था कि मैंने एक सुनसान गली में अजीब सी चीज़ देखी। मैं उसे ठीक तरह से देख ना पाया था क्योंकि वो तो मेरी ही तरफ मुतवज्जा था या थी, मगर जैसे ही मैंने उसे देखा वो एकदम से गायब हो गया। वो कोई बंदर से मुशाबा चीज़ थी, मगर उसकी आंखें बला की चमकदार थीं और उसकी शक्ल भी बंदरों से मुख्तलिफ थी। वो मुझे ही देख रहा था, मगर जैसे ही मैंने उसे देखा वो अपने दाएं तरफ मौजूद एक 1.5 फुट गोल सुराख में घुस गया जो शायद किसी दुकान के अंदर जाता था। पहले तो मैंने उसका पीछा करने का सोचा, मगर फिर उसे अपना वहम समझकर मैं आगे बढ़ गया। मगर जल्द ही मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार कर दिया था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं होशियार हो गया, मगर किसी ने मुझ पर हमला नहीं किया और मैं उसी तरह चौकन्ना चलते चलते घर पहुंच गया। घर में बाबा और बिलाल मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हमने मिलकर खाना खाया और फिर बाबा सोने के लिए चले गए, जबकि बिलाल मुझे अपने दिन का अहवाल सुनाने लगा। बिलाल को अब किसी हद तक उर्दू आती जा रही थी। कुछ देर बातें करने के बाद हम सोने के लिए चल दिए।
ये गर्मियों के दिन थे और मैं हमेशा गर्मियों में छत पर सोना पसंद करता था, जबकि बिलाल और बाबा कमरों में सोते थे। बाबा को तो अपने मखसूस कमरे में सोने की आदत थी, जबकि बिलाल छत पर सोने से खौफ था। उसके ख्याल में रात के वक्त आसमान पर बड़ी अजीबोगरीब मखलूकात सफ़र करती थीं और कोई भी हम पर सोते में हमला कर सकती थी। बहरहाल मैं इन सब खतरों को पुश्त पर डालकर छत पर ही सोता था। मगर आज का दिन कुछ खास था। छत पर आकर मैंने हस्बे मामूल वुज़ू किया और 2 नफल पढ़कर अपनी रूहानी मश्क का आगाज़ कर दिया। आज मेरी परवाज़ खला की तरफ थी और दूसरे सियारों की तहकीक मेरा मकसूद था। मगर थोड़ी ही देर में मुझे अपनी परवाज़ बंद करना पड़ी, क्योंकि मेरे जिस्म ने मामूल से हटकर कोई आहट सुनी थी। मैंने फ़ौरन आंखें खोल दी। मेरे सामने वही अजीब सी चीज़ खड़ी थी जिसे मैंने रास्ते में देखा था। वो कोई 2 फुट कद का बंदरनुमा कोई जानवर था, मगर उसके कान बहुत लंबे और पर्दे की तरह लटके हुए थे। उसकी आंखें भी बिल्कुल गोल और बहुत तेज़ चमक वाली थीं। उसका सर मुकम्मल तौर पर गंजा था और उसका गंज रात की चांदनी में भी चमक रहा था। सगापी पैगाम लाया है, सुन लो, उस मखलूक ने तेज़ चीखती हुई आवाज़ में कहा, मगर आवाज़ इतनी ऊंची न थी कि आसपास के घरों में सोए हुए लोगों तक जा पाती। कौन सगापी? मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। उसने तेज़ी से आंखें झपकी, फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद फिर बोला, सगापी महफूज तरीन पैगाम रसा। उसने कुछ देर के लिए फिर आंखें झपकी। क्या पैगाम? सुनाओ। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो अपनी बात कर रहा है। शायद ये खुद सगापी है, मगर उसका अंदाज़े मुखातिब हट कर था। हाँ, किसका पैगाम है? मैंने तेज़ी से पूछा। हशाम सापुत्री जिन का। मिलने का वक्त मांगा है उसने, सगापी ने जल्दी से कहा। फिर 2-3 बार आंखें झपक कर बोला, क्या वक्त? बताओ। हशाम सापुत्री का नाम मुझे कुछ शनासा सा लगा, मगर याद नहीं आया कि कहाँ पर सुना है। ये हशाम सापुत्री जिन कौन है? मैंने हैरानी से पूछा। मुझसे क्यों मिलना चाहता है? सगापी सिर्फ पैगाम पहुंचाता है, हिफाजत से और पूरी एहतियात से। उसने फिर तेजी से कहा और फिर आंखें झपकने लगा। क्या वक्त? बताओ। मैं उलझ कर रह गया। पता नहीं कौन सा जिन मुझसे मिलना चाह रहा था और पता नहीं क्यों वह वक्त मांग रहा था। हालांकि जिन्नों को तो मिलने के लिए वक्त मांगने की ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी देर उलझने के बाद मैंने फौरी तौर पर उससे मिलने का फ़ैसला किया ताकि तजस्सुस दूर हो सके। मैं अभी मिलना चाहता हूँ तुम्हारे हशाम जिन से, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। सगापी तुमको ले जाएगा, मगर अंधा करके। बोलो, मंजूर? सगापी ने उसी तरह तेज़ चीखते हुए लहजे में कहा और आंखें झपकने लगा। अंधा क्यों? मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। सगापी हिफाजत करता है, पैगाम भेजने वाले की भी और उसके पैगाम की भी, उसने जवाब दिया। मगर तुमने अंधा कर दिया तो मैं उससे मिलूंगा कैसे? मैंने उसी तरह उलझे हुए लहजे में पूछा। मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। सगापी तुमको ठीक कर देगा उसके पास पहुंचकर, उसने उसी तरह दोबारा आंखें झपक कर कहा। मैंने नोट किया कि वह सिर्फ उसी वक्त आंखें झपकता था जब बात करते हुए वक्फा देता था, वरना उसकी आंखें हमेशा खुली रहती थीं। नहीं, मुझे खुली आंखों के साथ ही जाना है, मैंने कहा। मैंने जल्दी से उसकी बात रद्द कर दी। अपने हशाम जिन को बोलो मुझसे मिलना है तो खुद आए, वरना मुझे खुली आंखों से बुलाए। सगापी को उसके पैगाम का जवाब मिल गया। सगापी ने जल्दी से कहा और अगले ही लम्हे वो तेजी से धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया। मैं हक्का बक्का उसको हवा में तहलील होता देखता रहा और फिर कुछ देर तक इसी तरह वहाँ खाली ज़हन बैठा रहा, मगर फिर कुछ ना हुआ। मैं थोड़ी देर तक उसका इंतज़ार करता रहा, मगर वो वापस नहीं आया। मैंने रूहानी परवाज़ दोबारा शुरू की, मगर इस वाक़े की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा था, लिहाजा मैंने जल्द ही परवाज़ ख़त्म करके सोने का इरादा किया। मगर मेरा जहन मुसलसल इस नाम में उलझा हुआ था और फिर मुझे याद आ गया कि ये नाम मैंने कहाँ पर सुना था। हशाम सापुत्री जिन का नाम मैंने सोलोमन के एक अखबार में पढ़ा था। ये उन दिनों की बात थी जब मैं सानी के पास कुछ अरसे तक ज़ख्मी हालत में रहा था। हशाम सापुत्री जिन तालूत जिन का नायब था। तालूत ज़बाम शहनशाह के खिलाफ जिन्नों की एक तहरीक का कायद था, मगर उसे ज़बाम शहनशाह ने पकड़कर संगे मोर की जेल में कैद किया हुआ था। अब बात कुछ कुछ समझ में आ रही थी। शायद उस हशाम को किसी तरह मेरी भनक पड़ गई थी, लिहाजा वो शहनशाह के खिलाफ मुझसे मिलना चाहता था। मगर हैरत की बात यह थी कि उसे मेरे बारे में कहाँ से पता चला। अभी मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक मुझे आयान का ख्याल आ गया। उससे बात किए हुए काफ़ी देर हो गई थी और हो सकता था कि वो इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकता। मैं फौरी तौर पर सूरह जिन पढ़कर उसे आवाज़ें देने लगा। तीसरी आवाज़ पर वो नमूदार हो गया। जी आका, मुझे कैसे याद किया? आयान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। आयान, क्या तुम सगापी के बारे में जानते हो? मैंने बगैर तमहीद के बात करना ही मुनासिब समझा। जी आका, ये जिन्नात का रिवायती पैगाम्बर है। जब किसी कबीले के सरबराह को कोई बहुत ही खुफिया पैगाम भेजना मकसूद हो तो वो हमेशा सिगापी का इंतखाब करते हैं, क्योंकि आज तक सिगापी का पैगाम कभी भी गलत हाथों में नहीं पड़ा। मगर आप क्यों पूछ रही हैं?
अयान ने तफसील बताते हुए सवाल किया। वो मेरे पास आया था हशाम सापुत्री जिन का पैगाम लेकर। मैंने उसे बताया। क्या तुम हशाम सापुत्री जिन को जानते हो? उनको कौन नहीं जानता, अयान ने बड़ी ताजीम से कहा। आज के जालिम बादशाह के खिलाफ वही तो हमारी एक उम्मीद की किरण है। हूँ, मगर उसे मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ? मैंने अगला सवाल कर दिया। पता नहीं, मगर मेरी दरख्वास्त है कि उससे ज़रूर मिल लें, यकीनन कोई ख़ास बात होगी। अयान ने उसी ताजीम से भरे लहजे में कहा। वैसे आपकी ज़ात सल्तनत सोलोमन में काफ़ी मशहूर हो चुकी है, ख़ास तौर पर आपका जनूबी सोलोमन के सूबेदार और तालिश सरकार के जासूसी के महकमे के इंचार्ज ज्वाला पे रोहत की कैद से फरार, और फिर खुद ज्वाला पे रोहत पर तालिश सरकार का अताब। ये सब काफ़ी गर्म खबरें हैं। क्या मतलब, तुम ये सब कैसे जानते हो? मैंने हैरत से पूछा। सोलोमन का तकरीबन हर शहरी ये जानता है, आयान ने मुस्कुरा कर कहा। सल्तनत सोलोमन में खबर बहुत तेज़ी से फैलती है। वैसे भी इस पर तो खबरें सोलोमन के सरकारी अखबार में भी छपी हैं। ताहम वो आपको एक बागी के नाम से पुकारते हैं, मगर सब जान चुके हैं कि आप कौन हैं। आयान ने मानीखेज लहजे में तफसील बताई। हूँ, तो ये बात है, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। आका, कोई और बात ना हो तो मुझे इजाज़त? आयान ने इल्तिजा करने वाले अंदाज में पूछा। दरअसल मेरे रिश्ते की बात चल रही है और ऐन वक्त पर आपने बुला लिया। मैं आपके एहतराम की वजह से आ गया, मगर मुझे जल्दी वापस जाना है। हाँ ज़रूर ज़रूर, मैं माजरत खा हूँ कि तुमको नाहक तंग किया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आप ऐसा ना कहें, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। आयान ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया और फ़ौरन भाग गया। अब चूंकि कुछ हालात मेरी समझ में आ गए थे, इसलिए मैंने इत्मीनान का एक सांस लिया और सोने के लिए बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। अगला दिन मामूल के मुताबिक ही गुजर गया, मगर अगली रात को जैसे ही मैं अपनी रूहानी परवाज़ ख़त्म करके सोने का इरादा किया, एकदम से गहरे सब्ज़ रंग का धुआं कहीं से नमूदार होने लगा। मैं होशियार हो गया। चंद ही लम्हों में वो धुआं एक खौफनाक जिन की शक्ल इख्तियार कर गया। ए हादी, हशाम जिन का आजिज़ाना सलाम कबूल करो, उस जिन ने खड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। वालेकुमुस्सलाम, मैंने सलाम का जवाब दिया। हशाम जिन, तो मुझे कैसे जानते हो? मैंने फौरी तौर पर वो सवाल कर दिया जो कल से मेरे दिमाग में खलबली मचा रहा था। ए हादी, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, जासूसी का ख़तरा है। बस यूँ समझ लो, जनूबी सोलोमन में तुम्हारे एक मौसी ने हमें इत्तला की है। हाशिम ने मुबहिम से जवाब दिया और मैं चौंक पड़ा। मैं समझ गया कि वो चापड़ी जादूगरनी की बात कर रहा था। अच्छा, मैं समझ गया, मैंने जल्दी कहा। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? ए हादी, ज़बान शहंशाह के खिलाफ कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मगर इस बार तालिश सरकार ने जिन इंसानों का इंतखाब उसकी सालगिरह पर कुर्बानी के लिए किया है, वो हमारी तहरीक के बहुत बड़े मौसीन हैं और हम हर कीमत पर उनको बचाना चाहते हैं, मगर तालिश सरकार से टक्कर लेना हमारे बस की बात नहीं है। मैं इसीलिए जनाब हादी की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि आपको खुदा ने जिस काम पर मामूर किया है, खुदारा उसमें मेरी मदद करें, हमारे उन मौसिनों की जान बचा लें। हशाम जिन का लहजा आखिरी फ़िक्रा बोलते हुए इल्तिजाइया हो गया। हशाम जिन, मैं आपकी तहरीक से वाकिफ़ हूँ और आपकी कदर करता हूँ, मगर शायद मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि खुलकर शहंशाह के खिलाफ कोई कदम उठा सकूँ। मेरी रूहानी क़ुव्वतें अभी अपने इब्तदाई मराहिल में हैं। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है और जैसे ही मैं इस काबिल हुआ कि आप लोगों की कुछ मदद कर सका, मैं ज़रूर करूँगा, मगर अभी मैं चाहूँ भी तो नहीं कर सकता। मैंने साफ़गोई से काम लिया। मैं उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था, मगर इसके साथ ही मेरे दिल में एक आह सी उभरी, काश मैं इनके लिए कुछ कर सकता। ए हादी, मुझे मायूस मत लौटा। मैं और मेरे साथी बड़ी उम्मीदें लगा चुके हैं तुझसे। क्या तुझे खुदा ने हादी नहीं बनाया? अगर बनाया है तो तू हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा? हशाम जिन ने असरार करते हुए पूछा। हशाम, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मैं कुछ कर सकूं, मगर मैं क्या कर सकता हूं? मैंने इस बार अश्कबार आंखों से उसे जवाब दिया। वो मेरी कैफियत से काफ़ी मुतासिर हुआ। ए हादी, मुझे कुछ अंदाज़ा है, मगर मैं अपने साथी जिन्नात के पास कैसे जाऊं, जो ये उम्मीद लगा चुके हैं कि अब की बार हादी हमें बचाने के लिए आ गया है। वो हादी जिसने गोपी किशन को उसके इंजाम तक पहुंचाया और जो ज्वाला पे रोहत की कैद से बच निकला और जो जाड़ों के जहर से भी बच गया, वो हमारी मदद कैसे नहीं कर सकता? हशाम जिन ने बेचारगी से जवाब दिया। मैंने सर झुका लिया। मेरे पास उसके इस सवाल का जवाब नहीं था। ए हादी, कोई रास्ता निकाल। अभी हमारे पास एक हफ्ते का वक्त है। मैं अपने साथी जिन्नात को इस तरह साफ जवाब नहीं दे सकता। मुझे उम्मीद का एक सहारा चाहिए, हशाम ने असरार करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से टूट कर रह गया, पता नहीं क्यों, मगर बेख्तियार मेरा दिल चाहा कि उसको तसल्ली दूं और कम अज़ कम अभी के लिए उसकी मदद की हामी भर दूं। फिर जो होगा देखा जाएगा। जिस खुदा ने मुझे हादी बनाया, इतनी मुश्किलात में भी मेरी मदद की, वो यहाँ पर भी मेरी मदद करेगा। बस ये सोचकर मैंने कहा, ठीक है हशाम,
तुम अपने लोगों को बता दो, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे जो कुछ भी हो सका मैं करूँगा, मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया। ए हादी, तू अजीम है, तूने हमारी लाज रख ली। खुदा तुझे इस नेक काम में कामयाब करे, हशाम ने एकदम खुश होते हुए कहा और फौरन सब्ज़ रंग के धुएं की शक्ल इख्तियार करके हवा में तहलील हो गया। वो तो चला गया, मगर मुझे सोचों के भंवर में डूबने के लिए अकेला छोड़ गया। मैं तो खुद अभी तालिश सरकार से छुपता फिर रहा था और ये लोग मुझे उसके मुकाबले पर लाने पर तुले हुए हैं। मेरी हैसियत तालिश जिनके सामने एक नौज़ायदा बच्चे से ज़्यादा की नहीं थी और मैं उसे किस तरह इस कुर्बानी से रोक सकता था। मैं सोचता गया और अपने अंदर ही अंदर उलझता गया। पता नहीं कब नींद की वादी में गुम हो गया।